नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कुछ चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेस लगातार चल रही हैं और ये स्लॉट 2 की क्विज है, जो कि रात में 9 बजे के आसपास पोस्ट की जाती है। कभी कभार थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन ये रात के समय आती है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। कुल मिलाकर 25 एमसीक्यूज हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। बुलंद दरवाजा की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, बुलंद दरवाजे को और कहाँ रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि विनेगर और बेकिंग सोडा अगर इनको एक साथ मिला दिया जाए, मतलब इनकी अभिक्रिया हो जाए, तो क्या बनेगा? तो बेकिंग सोडा और सिरके को अगर आप मिलाते हैं, विनेगर का मतलब वही है ना, तो सिरके को अगर आप मिला लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज होगी। ये इसमें बनता है, ये प्रक्रिया है। सिरका असल में क्या होता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। और इसके बाद आप बेकिंग सोडा, यानी जो यहाँ पे खाने वाला सोडा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया होगी, CO2 बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब ये किसका उदाहरण माने जा सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, मतलब यहाँ पे जो उत्तल दर्पण होता है इस प्रकार का और अवतल दर्पण होता है इस प्रकार का, ये दोनों कैसे होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गोलीय लेंस भी हो सकता है अगर ये दर्पण की जगह पे लेंस हुए तो। अगले वाले को देखते हैं। दर्पण और लेंस में क्या फर्क है? लेंस पारदर्शी होता है, आर पार प्रकाश जा सकता है, और उससे होकर अगर प्रकाश गुजरता है तो प्रतिबिंब बनता है पीछे जो भी चीज रहेगी। और दर्पण में ये नहीं होता है, दर्पण में एक हिस्सा पॉलिश किया हुआ होता है। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है और आगे ही ब्लैंक स्पेस है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है और आपसे शब्द भरने के लिए कहा जा रहा है। तो कहा गया कि द बैलेंस, अब यहाँ पे द के बाद एक ब्लैंक स्पेस है, तब कहा जा रहा है कि बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल फ्लो, माफ कीजिएगा, कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान से इस शब्द को समझिए। शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रवाह शेष विश्व को होने वाले घटाव के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम क्या भरें कि ये सेंटेंस जो है ये पूरा हो जाए? तो यहाँ भर लीजिए करेंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट जो होता है, इसके बैलेंस की अगर बात करें तो इज इक्वल टू कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और 5वें में आपसे कहा गया कि ओलंपिक्स, मतलब जो ओलंपिक खेल होते हैं अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुए, तो उनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का खिताब किसके पास है? सबसे ज्यादा अभी तक गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये माइकल फेलिप्स हैं, तैराक हैं। ठीक है, इन्होंने तैराकी में बेहिसाब गोल्ड मेडल जीते हैं और अभी तक इनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गोल गुंबद, इसको बनवाया किसने था? अब यहाँ पे किसने बनवाया था वो नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी सदी में बनवाया गया था। तो अगर आप शासक का नाम भी पकड़ लेते हैं तो आप इसका समय मालूम कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 17वीं हो जाएगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी या 17वीं सदी। 1600 जो तारीख है यहाँ पे, 1600 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें इसे बनवाया गया था, जो मोहम्मद आदिल शाह वाला समय था उसमें। ठीक, तो 17वीं शताब्दी होगा। शताब्दी एक साल आगे चलती। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जैसे 1600 वाले जो सन है ना वो 17वीं में गिने जाएंगे, 1700 वाला जो है वो 18वीं शताब्दी माना जाएगा। ऐसा होता है। जैसे अभी हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन अभी 20 वाला जो क्रम है वो चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन इन विच ईयर? मतलब पहली बार जो आधिकारिक तौर पे जनगणना आयोजित की गई थी, मतलब व्यवस्थित तरीके से, वो कब की गई थी? तो अंग्रेजों के समय में होती है। 1881 का जो टाइम पीरियड था, लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट होती है, लेकिन उस समय विधिवत नहीं शुरू होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मतलब कॉन्टिन्यू तरीके से उसे किया जा सके, लेकिन 1881 में जब शुरू होती है तो वो कॉन्टिन्यूअस होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 8वें में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन चोल एम्पायर या चोल इंस्क्रिप्शन के जो शब्द हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, मतलब मंदिरों को जो गिफ्ट की गई या उपहार में दी गई जमीन होती थी उसको चोल अभिलेखों में किस नाम से या किस कैटेगरी में डाला गया है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे वेल्लन बगाई है, ब्रह्मदेय है, शाला भोग है और देवदान है। तो इसमें तो आप नाम से भी गेस कर सकते थे, मंदिर में कौन रहता है, देवता रहते हैं, तो उनको दिया गया दान यानी देवदान हो जाएगा। नीचे वाला सही है। वेल्लन बगाई नहीं होगा भाई, वेल्लन बगाई ये जमीन को नहीं कहा जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को दी गई जमीन होती थी और शाला भोग ये पाठशाला के लिए अधिकृत जमीन होती थी और इस पर कोई कर नहीं लगता था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु है और उसकी गति को क्या कहा जाएगा, मतलब वो किस गति का उदाहरण है ये आपको बताना है। फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको जो मोशन है उसके विषय में बताना है, बताइए। तो ये यूनिफॉर्म यहाँ देख लीजिए, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन आप कहिए चाहे यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड कहिए, एक ही बात है। एक समान त्वरित गति कहा जाएगा। इसकी कंडीशन तो देखिए, स्वतंत्र रूप से उसको गिरा दिया गया है, ठीक है, मतलब ऊपर से छोड़ दिया गया है, अब वो गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिर रही है स्वतंत्र रूप से, तो ऐसे में जो उसकी गति है वो एक समान त्वरित गति कहलाएगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 10वें वाले में आपसे कहा गया कि ग्रुप ऑफ मैन्यूमेंट्स एट हम्पी इज लोकेटेड इन, मतलब जो हम्पी के स्मारक हैं उनका समूह कहाँ स्थित है। तो हम्पी कहाँ पर है ये आपको पता रहेगा तो आराम से आप खोज लेंगे, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, राज्य के तौर पे अगर देखा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, विजयनगर अंपायर वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पर एक प्रश्न है, ये गणित का प्रश्न है, रीजनिंग का नहीं है, और इस प्रश्न में आपको ये बताना था कि ज्योग्राफी के अंक कितने हैं। तो आइए इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं भाई। इसमें कुछ लोगों को डाउट था कि 42 होगा कि 33 होगा, इसके विकल्पों को भी देखिए, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 33 है और वही हमारा सही उत्तर है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रिया नाम की एक लड़की है जिसको कि इतिहास में भूगोल से 9 अंक ज्यादा मिलते हैं, मतलब जो उसका हिस्ट्री का सब्जेक्ट था उसमें वो ज्योग्राफी से 9 अंक अधिक पाती। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि उसके इतिहास के अंक, इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। सीधा नहीं कहा है, सीधा कह देगा तो सवाल बनेगा कैसे। तो इतिहास और भूगोल के अंकों का योग आप करेंगे और उसका 56% होते हैं उसके हिस्ट्री के अंक। तो अब आपको ज्योग्राफी के अंक बताने हैं। तो इसमें आप जो चीज नहीं दी रहती है और पूछी जाती है आपसे, सामान्य नियम ये कहता है कि आप जो रेखीय समीकरण है उसको बना लीजिए, तो जो नहीं दिया है उसको मान लीजिए। तो माना ज्योग्राफी के अंक कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब इसमें चूंकि कहा गया है कि इतिहास के अंक जो है वो ज्योग्राफी से 9 अंक ज्यादा हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे इसे साफ कर लीजिए पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मतलब आपने भूगोल के अंकों को कितना मान लिया, x मान लिया, ज्योग्राफी वही चीज है, और उसके बाद हिस्ट्री के अंक कितने हैं, उससे 9 अंक ज्यादा है, मतलब आपने x में 9 जोड़ दिया, तो ये इतिहास वाले अंक हो गए। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इतिहास के अंक जो है वो दोनों विषयों के प्राप्तांकों का जो योग है उसका 56% होता है। तो आप कुछ समीकरण इस प्रकार से नहीं बना सकते, x + 9 = यहाँ पे दोनों विषय के प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, भूगोल का x है और इतिहास का x + 9 है, तो दोनों को जोड़कर उसका 56% यानी उसमें 56/100 से गुणा कर दीजिए, ऐसे, ठीक है, 56/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही वाला जो इक्वेशन बना है इसको आप हल कर लेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 33, ठीक है। लास्ट में आपका आएगा 396/12 और 12 से आप 396 में भाग देंगे तो 33 आएगा। इसका जो सी वाला है, माफ कीजिएगा डी वाला, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन वो सही है, 42 नहीं होगा, आप हल करेंगे तो आ जाएगा। कुछ लोगों को डाउट था इसलिए हल कर दिया गया इसे। इसके बाद जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखिए, इसे भी आप उसी तरीके से, मतलब जो गणित का तरीका है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज कुछ इस प्रकार से है कि इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स देयर आर 26 गर्ल्स, मतलब 39 बच्चों की टोटल क्लास है, उसमें 26 लड़कियां हैं। द एवरेज वेट ऑफ दीज गर्ल, मतलब ये जो लड़कियां हैं इनका औसत भार कितना है, यहाँ पर एवरेज दिया है, ध्यान दीजिएगा 42 kg, ठीक, औसत भार है ऑफ द फुल क्लास। और यहाँ पे देखिए ये लड़कियों का औसत भार कितना है, 42 kg है, जबकि एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास, मतलब पूरी क्लास का जो औसत भार है वो 48 kg है। तो व्हाट इज द एवरेज वेट इन केजी ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास, मतलब लड़कों का औसत भार कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें आप जो औसत का नियम है उसको लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं था, तो सिंपल क्वेश्चन है, पीछे वाले में लोगों ने दुविधा जाहिर की थी इसलिए उसका हल किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, 39 जो ये वही चीज है, 12वां प्रश्न यहाँ अंग्रेजी में था और यहाँ हिंदी में है, तो 60 ही इसका उत्तर होगा, उत्तर बदल तो जाएगा नहीं। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन टू 9 and 45, मतलब 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है।
तीसरा अनुपातिक क्या हो जाएगा 9:45। अब इसके बाद अगर आपको आगे रेशियो निकालना है तो 225 हो जाएगा। ठीक, 9 बचे 45 और 45 में आप 5 का और गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 45 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 225। अगले वाले को देखते हैं। 14वें प्रश्न में आपसे कहा गया, ये लाभ और हानि वाला है, आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक साड़ी जो है वो 2880 रुपए में बेची जाती है। हो सकता है कि नकली बनारसी रही हो और विक्रेता को 10% नुकसान उठाना पड़ता है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी बार्गेनिंग करने वाली जो आंटी जी हैं वो वहां गई थी और वो दुकानदार को चूना लगा कर आ गई, मतलब जितना उसका खरीद भाव था उससे उसे घाटा लग गया। चलिए, तो 10% उसको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब उसे 20% अगर मुनाफा कमाना था तो कितने में बेचना चाहिए था, ये पूछा जा रहा है। मतलब साड़ी जितने में बिकी वो दाम दिया है आपके पास, क्रय मूल्य जो है, माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य जो है वो यहाँ दे रखा है। कितना है 2880, लेकिन होना कितना चाहिए था, मतलब कितना वो इसका दाम लिया होता तो उसको 20% फायदा हुआ होता, ये आपको निकालना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3840 की अगर वो साड़ी बेचा होता जैसा कि वो दाम बता रहा था, लेकिन बार्गेनिंग के बाद यहाँ पर आकर दाम रुकता है कि 2880 में देना है तो दो, और नहीं तो हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। तो दुकानदार क्या कहता है कि नहीं नहीं मत जाइए, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, ले जाइए, ऐसे ही ले जाइए। तो 3840 इसका दाम लेना चाहिए था, तब जाकर उसको 20% मुनाफा होता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। -3/7 है, रेशियो 7/3 है। इसके बाद जो तीसरा रेशियो इसमें 9/2, उसके आगे का जो डिजिट है वो आपको भरना है। तो नेगेटिव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, माइनस वाला रहेगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस यहाँ चल रहा है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। पहले मतलब ए वाला नहीं हो सकता, सी वाला नहीं हो सकता। अब या तो 9/2 होगा या 2/9 होगा। तो यहाँ पर 9/2 चूंकि पहले से ही मौजूद है तो रेशियो होने से रहा, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर बहुत आराम से कर सकते थे, -2/9। इसमें तरीका बहुत सिंपल है, वो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब पहले क्या किया है, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में घुसा दिया है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया है। मतलब पहले 3/7 था तो उसका जो रेशियो है वो क्या है 7/3 है, उलट गया है। वही हाल यहाँ भी करना था, 2/9। और हाँ, साथ में नेगेटिव हो गया है, माइनस आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 16वें को देखते हैं। यहाँ पर आपको जो विषम अक्षर है उसका चुनाव करना है, मतलब फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। GHI है, XYZ है और VUT है और CDE है। इसमें से VUT जो है वो ऑड है, बाकी जितने हैं वो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब क्या है कि क्रमागत है, मतलब क्रम से आने वाले अल्फाबेट है ना, जैसे GHIJKL ऐसे आप बोलते हैं, तो ये क्रम से आते हैं, इनमें बीच में गैप नहीं है। XYZ का भी वही हाल है, ये क्रमागत है, मतलब एक क्रम से आने वाले अल्फाबेट है। और यहाँ आप देखें ये CDE है, मतलब आगे की ओर इनका क्रम है। असल में ये आगे के हैं, जैसे G है उसके बाद H आएगा, इसके बाद I आएगा, ऐसे होता है। वही हाल यहाँ XYZ के साथ था, लेकिन VUT में वो नहीं है। इसको असल में T को पहले होना चाहिए था और V को बाद में होना चाहिए था, तो ये इसमें से ऑड है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे रोमन अंक लिखे हुए हैं, तो रोमन अंक में आगे का जो नंबर है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, अब इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहले तो इन अंकों को डिकोड करिएगा और उसके बाद आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये संख्याएं आपको क्या बता रही। ठीक, इन्हें डिकोड करेंगे ना, रोमन से आप सामान्य जो दशमलव है उसमें, दशमलव प्रणाली है उसमें बदलेंगे, तो इसका आंसर आपको ऐसे भी मालूम हो जाएगा। आगे की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये जो 18वां प्रश्न है इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कोई भी मैथमेटिकल सिंबल यहाँ यूज ही नहीं हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अमेरिकी डॉलर, तो अब आपको अमेरिकी डॉलर की जगह पे कोई खास चिन्ह इस्तेमाल करना चाहिए। ये असल में देखिए इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पर कुछ दे रखा है, मतलब कुछ इक्वेशन जो है न्यूमेरिकल इक्वेशन वो पहले से दे रखे हैं। आपसे ये वाला पूछा जा रहा है 14 और 53, ये डॉलर वाला सिंबल बीच में है, इसको आप जो चाहे वो बुला सकते हैं। इसके इक्वल क्या होगा, तो इसका सिंपल मेथड ये है, जो बाकी है उनसे आप देखिए कि कैसे निकाला गया है। यहाँ पर जो दिया है ना 10 और 25, इसमें आप एक एक डिजिट को अलग अलग कर दीजिए। जैसे 1 है 10 में 1 और 0 होता है, उसके बाद फिर 2 है, फिर 5 है, सबको जोड़ दीजिए। तो 1 2 1 3 और 5 3 8, कितना आएगा 8 आएगा। यही चीज इसमें भी करनी है, 1 2 और 2 5 को जोड़ दीजिए, मतलब 12 और 25 दिया है ना, तो 1 2 और 5 जोड़ दीजिए। तो 5 1 6 और 4 6 4 10 आ गया ना। तो वही चीज यहाँ भी करनी है। 14 और 53 को जोड़ दीजिए ना, मतलब 14 53 सीधा सीधा नहीं जोड़ना है, 1 + 4 + 5 + 3, और जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 3 8 4 12 1 13 हो जाएगा। ये ए वाला सही है इसका। इसमें सिंपल जोड़ना था। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन उतने कठिन भी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ समझना तो आपको पड़ेगा, मतलब उन्हें डिकोड पहले करना पड़ेगा और बाकी तो काम आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क योर आंसर आउट ऑफ ABC। और अगर कोई इसमें एरर नहीं है
तो आप डी वाले को चुन सकते हैं, लेकिन इसमें एरर है। पहले सेंटेंस तो देख लें। सेंटेंस के कई सारे पार्ट मतलब टुकड़े डिवाइड कर दिया है, तो देख लीजिए, टुकड़े में ही देखिए। द आफ्टर मॉर्निंग, यहाँ देखें, द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक टू द, यहाँ देखें, शी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। नो एरर, ये नो एरर जो है ये सेंटेंस नहीं है। असल में द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, ये पूरा सेंटेंस है। वाक्य का मतलब यह है कि सुबह जो सूर्य की पहली किरण होती है वो जब उसकी खिड़की से आती है तब उस रोशनी की वजह से वो जगती है। ठीक, अब इसमें जो पहला वाला है वही गलत है। समस्या कहाँ है? द आफ्टर मॉर्निंग। कभी ऐसा सेंटेंस देखा है? मतलब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब है। यहाँ पे द आफ्टर मॉर्निंग लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ए वाला है इसका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें बीच में क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको ये बताना है कि जो वर्ड दिया है उसका अपोजिट क्या होगा, यानी विलोम शब्द आपको तलाशना है। तो दिया है सेल्व। अब इसके लिए आप क्या चुनिएगा? विलोम में क्या हो जाएगा? तो ये ब्लॉकेज हो जाएगा। मतलब ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 21वें को देखिए, यहां पर कहा गया कि आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉसिलाइज। ठीक, अब इसके लिए आप लिख दीजिए अमलगमेट। ठीक है, फॉसिलाइज के लिए अमलगमेशन मतलब अमलगमेट जो शब्द है वो सही है। यहाँ इसके एक्सप्रेशन को वो दर्शा रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आइटम दिया हुआ है, मतलब आइटम या फ्रेज आप जो कह लीजिए, उसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ कहा गया है gnash योर टीथ। ठीक, अब इसके लिए क्या चुनिएगा? तो एक्सप्रेस रेज, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, एक्सप्रेस रेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन सेंटेंस, कंप्लीट द रिग्रेट टू एवरी डिटेल, कंप्लीट विथ रिग्रेट टू एवरी डिटेल, ये सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा थॉरो। ठीक है, थॉरो यहाँ पे भरेंगे और इसका पहला वाला यानी ए वाला जो है वो सही। इसके बाद 24 को देखिए, यहाँ स्पेलिंग आपको चुननी थी। तो स्पेलिंग एक ही शब्द की अलग अलग ढंग से लिखी है। शब्द है अम्यूजमेंट। ठीक, अम्यूजमेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी बताइए? तो अम्यूजमेंट को कैसे लिखते हैं? AMUSEMENT, सिंपल स्पेलिंग होती है, उसमें ज़्यादा दाव पेच नहीं है। तो ये डी वाला सही, इसमें डबल लेटर कोई नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, और ये शायद 24वां था, तो 25वां होना चाहिए। 25वां यहाँ पे है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला मामला है उसको तलाशिए। यहाँ जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट में है या डायरेक्ट में? तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। इसमें द वॉचमैन सेड, मतलब जो चौकीदार है उसने कहा, थीफ थीफ कैच हिम, मतलब चोर चोर पकड़ो उसे, उसने ऐसा हल्ला मचाया। तो इसका आप इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे? तो इनडायरेक्ट आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला वाला देखिए जरा, इसमें द वॉचमैन शाउटेड, मतलब जो वॉचमैन है वो चिल्लाया, टू द क्राउड यानी भीड़ की ओर, टू कैच द थीफ कि उस चोर को पकड़ो, ऐसा। तो डायरेक्ट से हमने क्या किया, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर ये क्विज समाप्त होती है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अंतिम चयन हासिल करना ही आपका अंतिम उद्देश्य भी होना चाहिए।